नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी बादामी, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। नींद से मेरी आंखें बोझिल हुए जा रही थीं और बादामी थी कि बोले ही चली जा रही थी। और बातें भी कौन सी, वही गांव घर जिन्हें दिन भर से सुनते सुनते मैं अघा गई थी। दादी के किस्से, माँ की बीमारी, भाइयों की शरारतें, सहेलियों की मौज मस्ती, नीम पर पड़े झूले, खट्टी मीठी अमियाँ, तालाब की डुबकियाँ और भी ना जाने क्या क्या। वह अनवरत बोल रही थी और मुझे हुंकारा देना भी मुहाल हो रहा था। सुबह 4 बजे की जगी हुई थी मैं। शामली बड़े इत्मीनान से अलार्म घड़ी पापा के सिराहने रख गई थी। कल सुबह मुझे जगाकर वे दोबारा सो गए थे। बच्चों के जाने के समय ही उठे थे। उतनी सुबह उठकर मैंने पूड़ियाँ उतारी थीं, सब्जी बनाई थी, हलवा सेका था, फिर नहाने के लिए पानी चढ़ाकर चाय बनाई थी, तब जाकर जाने वालों को जगाया था। अब बच्चे भी बच्चों वाले हो गए हैं, पर मेरी भूमिका अब भी वही है। दक्षिण भारत की यात्रा का प्रोग्राम बनाया था जमाई बाबू ने। कहा तो हमसे भी था, पर इनका बीपी, मेरी डायबिटीज़, इनका आर्थराइटिस, मेरा अस्थमा, सबको साथ लेकर कहाँ जाते। फिर शामली ने लिखा, ना हो तो आप भैया भाभी के साथ यहीं आ जाएं, आपको चेंज हो जाएगा, हमारा घर भी सुना नहीं रहेगा। फिर यही तय रहा। शामली का बस चलता तो बादामी को भी साथ ले जाती। बच्चों को 1 घंटा भी संभालना पड़ जाए तो उसे रोना आ जाता है। पर बहू वरुण की आया को साथ ले आई थी। उसने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली थी। इसलिए बादामी को फिर मेरी सेवा में छोड़ा गया। सेवा की मुझे सचमुच ज़रूरत थी। वे लोग तो सुबह 8 बजे ही निकल गए थे, पर पूरा घर समेटने में मुझे दिन भर लग गया। सब यहाँ से वहाँ तक बिखरा पड़ा था। ननद भौजाई दोनों ऐसी सिलबिली हैं कि उन लोगों के कहीं बाहर जाने के बाद नौकरों से झाड़ू लगवाते भी डर लगता है। ड्रेसिंग टेबल पर गदर मचा हुआ था। ड्रॉर्स खुले पड़े थे। बिस्तर पर कोई दर्जन भर टॉप्स और मालाएं थीं। असली और नकली पहचानना मुश्किल था। गीले नैपकिन्स, मुचड़े हुए रुमाल, उतारे हुए मोजे और बच्चों की चड्डियों से फर्श अटा पड़ा था। एक कोने में तेल की शीशी लुढ़की पड़ी थी, तो दवाइयों का पूरा बैग ही डाइनिंग टेबल पर उलट दिया गया था। बादामी साथ ना होती तो मुझे सब चीज़ों को ठिकाने लगाते 2 दिन लग जाते। बस उस लड़की में एक ही खराबी है, बोलती बहुत है। पूरी टेप रिकॉर्डर है। मुझसे पूछ रही थी कि साहब लोग कहाँ गए हैं, वहाँ ऐसा क्या है, 15 दिन लग जाएंगे। मैं उसे ज़्यादा तो क्या बताती, बस दक्षिण के मंदिरों का बखान कर दिया। पर वह तिरुपति बालाजी या रामेश्वरम, मीनाक्षी या कन्याकुमारी की महत्ता से जरा भी प्रभावित या अचंभित नहीं हुई। उत्तर में उसने अपने गांव के सोनमुखी महादेव, तालाब वाले महावीर जी और टिरिया वाली माता का वर्णन सुनाया। उनके पुजारियों के चमत्कारों की गाथाएं सुनाई। शिवरात्रि और नवरात्रि के विशाल मेलों का बखान किया। गांव की रामलीला का भी साभिनय पाठ सुनाया। विषयांतर के लिए एकाध प्रश्न मैंने उसके घर परिवार के बारे में भी पूछ लिया। बस उसकी यादों का तो जैसे पिटारा ही खुल गया। लगा जैसे उसे अरसे बाद इतना संवेदनशील श्रोता मिला हो। यह निश्चित था कि शामली उसकी बकवास नहीं झेल पाती होगी।
शाम तक मैं शरीर और मन दोनों से थक कर चूर हो गई थी। जल्दी खा पी कर सोने का मन था कि पड़ोस के शर्मा दंपति आ गए। शामली शायद उन्हें जता कर गई होगी, इसलिए हमारा अकेलापन बांटने आ गए थे। नींद से निढाल होकर जब मैंने उनके सामने ही उबासियां भरनी शुरू की, तब जाकर वे उठे। उन लोगों के जाने के बाद ये जब कमरे में आए तो ज़मीन पर लगा एक बिस्तर देखकर बिदक गए। यहाँ कौन सोएगा? बदामी, अब इतने बड़े घर में उसे अकेले कहाँ सुलाऊं? तो रखने की क्या ज़रूरत थी, घर भेज देती। कमाल करते हैं आप भी, उसका घर यहाँ कहाँ है? यहाँ तो उसके मामा हैं, कल सुबह आएंगे तो भेज दूंगी। तो मैं बाहर हॉल में सोता हूँ, मुझे टीवी भी देखना है, इन्होंने कहा और चौकीदार से कहकर अपना बिस्तर बाहर लगवा लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। भला वह इनका क्या ले रही थी? अब सोते हैं बाहर तो सोते रहें। मैं बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर टीवी से चिपकी बैठी बदामी भी भीतर आ गई। मुझे लगा था वह भी दिन भर की थकी हुई है, बिस्तर से पीठ लगते ही सो जाएगी, पर वह तो फिर शुरू हो गई थी और मुझे हुंकारा देना भी मुहाल हो रहा था। वैसे उसे मेरे हुंकारे की ज़रूरत भी नहीं थी। कोई आधा घंटा बीता होगा कि बाहर से उनकी आवाज़ आई, ज़रा घड़ी देखो और सोने की कोशिश करो। तुम्हें तो ऐसा बतरस चढ़ता है कि सामने खंभा भी हो तो शुरू हो जाती हो। मुझे इतना ताव आया कि बस। शादी के 35 साल हो चले हैं, पर अब तक इन्हें मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आती। उसी गुस्से में मैंने बदामी को डपटा, देवी, अब कचर कचर बंद कर और सो जा, बड़े साहब जी नाराज़ हो रहे हैं। यह बात मैंने जानबूझकर जोर से कही थी ताकि बड़े साहब जी भी जान लें कि बतरस किसे चढ़ रहा है। बदामी तो एक डांट खाकर ही चुप हो गई। थोड़ी देर में उसकी नाक भी बजने लगी, पर मेरी नींद एकदम गायब हो गई। नींद से बोझिल पलकें एकदम सपाट खुली रह गईं और उनमें बादामी के गांव के चित्र तैरने लगे। शामली के यहाँ आए उसे 2 साल हो चले हैं, पर अब तक एक एक बात उसे याद है। लगता है जैसे उसका शरीर भर यहाँ आया है, मन अभी भी वहीं अपने गांव में बसा हुआ है। धरती की सोंधी गंध अब भी उसके प्राणों में समाई हुई है। भला यह कोई उम्र है घर परिवार से दूर रहने की, माँ बाप से बिछुड़ने की? बदामी तो लड़की है, उसे तो एक दिन परदेश जाना ही है, पर तब तक तो अपनों के पास रहे। माँ बाप की भला ऐसी भी क्या मजबूरी है कि कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर जाकर पटक दिया। इसे छोड़कर कैसे रह पाते होंगे वे लोग? उनके गले से कौर भी उतरता होगा, खासकर उसकी माँ। क्या एक रात भी वह ठीक से सो पाई होगी? मुझे वह प्रसंग याद हो आया जब सुधांशु पहली बार कैंप पर गया था। पहली 3 रातों से ही मेरी नींद उड़ गई थी। ढेर सी चिंताएं, कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे जागेगा, रात में उठना पड़े तो किसे जगाएगा, खुले में कैसे नहाएगा, खाने में मिर्च तेज़ हुई तो क्या करेगा, इतना सारा सामान अकेले कैसे ढोएगा, कैसे संभालेगा। हिदायतें दे दे कर मैंने उसका बुरा हाल कर दिया था। ये मेरी हालत भांप गए थे, इसीलिए सुधांशु को विदा करने ये मुझे भी स्टेशन ले गए। सभी बच्चों के माँ बाप आए हुए थे, सबके चेहरे पर चिंता थी। इन्होंने मुझे दिखाया कि सारे बच्चे सुधांशु की उम्र के ही हैं और पहली बार इस तरह बाहर जा रहे हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे अपना ही बच्चा सबसे ज़्यादा निरीह, मासूम और असहाय लग रहा था। माँ के दिल की कैफियत ही अलग होती है।
दूसरे दिन गोपी किशन सौदा सुलभ के लिए पूछने आया तो मैंने कहा, भैया साहब लोग नहीं हैं, तब तक छोकरी को गांव भेज दो, माँ बाप से मिल आएगी। गांव में क्या रखा है माँ जी, यहीं पड़ी रहने दीजिए, आपकी सेवा करती रहेगी। ना हो तो तुम अपने घर ले जाओ, भाई बहनों में मन लगा रहेगा। यहाँ बच्चे भी नहीं हैं, कोई खास काम भी नहीं है, लड़की बोर हो जाती है। बड़े बेमन से वह अपने साथ ले गया। बदामी में भी कोई खास उल्लास नहीं था। मैंने कपड़ों के लिए पूछा तो बोली, हमें कौन रात रहना है, हम तो शाम ही को लौट आएंगे। और सचमुच वह शाम को लौट भी आई। रात को उसने जैसे कोई रहस्य खोलने के अंदाज में कहा, अम्मा जी एक बात बताएं। बोलो। पता है मामा मामी से का कहत रहन? बोलो कि अम्मा जी बड़ी कंजूसिन हैं, बिटिया की 2 रोटी भारी पड़ गई। मुझे तो ताव आ गया। बिटिया की रोटियां तो खुद उसको भारी पड़ रही थीं, तभी तो ले जाने में आनाकानी कर रहा था। दुख भी हुआ, मेरी सदाशयता व्यर्थ हो गई थी। दूसरे दिन गोपी किशन फिर अपनी ड्यूटी पर आया तो मैंने पूछा, तुम्हारी बहन का गांव यहाँ से कितनी दूर है? 20 लगते हैं एक तरफ के। मैंने फौरन एक 100 का नोट उसे पकड़ाते हुए कहा, इसे वहाँ छोड़ आओ, उन लोगों को किराए के पैसे भी देते आना। साहब लोग 20 तारीख तक लौटेंगे, उससे पहले आ जाए। अब उसके पास मना करने का कोई बहाना न रहा। बदामी भी खुश थी। बड़े सलीके से उसने अपनी अटैची जमाई, वह भी शामली की ही पुरानी अटैची थी। मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी और ब्लाउज़ उसकी माँ के लिए निकाल कर दिए। भाई बहनों के लिए मिठाई भी मंगवा दी। अब कहें मुझसे कंजूस कोई? रिटायरमेंट के बाद इस तरह खट से 100 का नोट निकालना आसान नहीं होता, पर मैं खुश थी कि एक पुण्य का काम कर रही हूँ। बिछुड़े हुए बच्चे को माँ से मिलवा रही हूँ। अगले दिन माली बाबा स्वयं प्रेरणा से ही घर का छोटा मोटा काम करवाने आ गए। काम ऐसा था भी क्या, पर जो भी था उसमें रस नहीं आ रहा था। मैंने कहा, छोकरी दिन भर कान जरूर खाती थी, पर उसके जाने से घर सूना हो गया। कोई भी हो, उससे घर में रौनक बनी रहती थी। माली बाबा बोले, आपने नाहक भेजी हुजूर, यहाँ बनी रहती, आपकी सेवा टहल करती। गांव में क्या रखा है? गांव में माँ बाप हैं उसके, वह बेचारी कह नहीं पाती तो क्या, मन तो करता ही होगा ना। अभी उसकी उम्र ही क्या है, माँ बाप उसे कौन सा अमृत पिला देंगे। ऐसे ही गत के होते तो यहाँ भेजते ही क्यों। आप देखना, ऐसी लाल सुर्ख गई है बादामी, छुहारे सी लौटेगी। क्या बात करते हो? हम सच्ची कहते हैं हुजूर। माँ बाप क्या होते हैं, उसके असली माँ बाप तो आप लोग हैं। आपके ही राज में सारे सुख भोग रही है। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, गद्दे पे सोती है, ठाठ से मोटर में घूमती है, दिन भर टीवी में सिनेमा देखती है। गांव में क्या रखा है? मैंने फिर एक बार कहना चाहा कि गांव में उसका घर है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सखी सहेलियां हैं, उसका बचपन है वहाँ। और इन चीज़ों की बराबरी दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। पर मैं चुप लगा गई, नहीं तो फिर मुझे माली का प्रवचन सुनना पड़ता। मुझे उसके वक्तव्य में ईर्ष्या की गंध आ रही थी। उस बित्ते भर की लड़की को जो सुख सुविधाएं मिल रही थीं, वह शायद औरों से देखी नहीं जा रही थी। पर यह कोई नहीं सोचता
कि खाने खेलने की उम्र में यह जो अपना घर गांव छोड़कर इतनी दूर नौकरी करने आई है तो कुछ तो पाएगी ही। दिन बीत रहे थे और हम लोग एकांतवास के आदी हो चले थे। बच्चों को लौटने में अब भी 4-5 दिन शेष थे कि एक दिन बदामी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। साथ आए व्यक्ति ने जिस विनम्रता से मुझे दंडवत प्रणाम किया, उससे समझ गई कि वह उसका बाप ही होगा। उसे देखकर मैं खुश हो गई थी कि कुछ तो एक रास्ता टूटेगी। फिर भी मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों लौट आई पगली? 3-4 दिन और छुट्टी मना लेती। साहब लोग तो 20 को आएंगे। हमने भतेरी कही मालिक, पर ये जिद आ गई। फिर का करते? ऐसा क्यों? अब का बताएं मालिक, वे तो हो गई है शहरबारी। बंगला में रहती है, 56 भोग खाती है। उते गांव में का धरो है? चून है तो दाल नैया, शक्कर है तो चाय नैया। उन्हें अब जी सब पुसात है का? मुझे माली की बात याद आई। उसने कहा था, बदामी यहाँ से लाल सुर्ख जा रही है, आप देखना छुहारा होकर लौटेगी। खैर, छुहारा तो नहीं हुई, पर गाल जरूर पिचक गए थे। धूप के कारण रंग भी सांवला हो गया था। इस समय तो उसकी हालत और भी बदतर हो रही थी। सफ़र के कारण बाल और कपड़े सब धूल से अटे हुए थे। मैंने कहा, बदामी, अपने बापू को पानी पिलाओ और चलकर हाथ मुंह धो लो। जब वह पानी देकर चली गई तो मैंने उसके बाप से कहा, बंगले में रहने से गांव घर थोड़े ही छूट जाता है। फिर यह तो लड़की की जात है, इसे तुम हमेशा तो बाहर नहीं रख सकते। कल को सयानी होगी तो शादी कर देंगे। उसने छूटते ही कहा, लड़का 5वीं क्लास पढ़ रहा है, साहब से कह के चपरासी लगवा देंगे। फिर 2 जना शहर में बने रहेंगे, गांव में जाने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब यह कि बदामी की सगाई हो चुकी है। शादी होने तक जितना कमा सकेगी बाप को कमा कर देगी। फिर शायद पति के राज में भी किसी बंगले पर काम करने लगेगी। बचपन की ट्रेनिंग व्यर्थ थोड़ी ही जाएगी। बदामी का बाप देर तक बैठा अपनी दरिद्र गाथा सुनाता रहा। उसने यह भी बताया कि बदामी के छोटे भाई को वह जमींदार बाबू के बेटे के साथ जयपुर भेज रहा है। उन लोगों ने उसे पढ़ाने का भी वादा किया है। सुनकर ही मन कैसा तो हो गया। इसीलिए जाते समय जब बदामी के बाप ने किराए के पैसों की याचना की तो मैं मना नहीं कर सकी। यह मुझे बाद में याद आया कि किराए का प्रबंध मैं पहले ही कर चुकी हूँ। सारी शाम वह बुझी बुझी सी रही। स्वाभाविक भी था। उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने आवाज़ दी, आ जा बदामी, चित्रहार शुरू हो गया है। हम सोएंगे अम्मा जी, हमारे पाँव पिरा रहे हैं। पाँव क्यों पिरा रहे हैं? क्या पैदल आई हो? मैंने तो मजाक किया था, पर उसने बताया कि सचमुच आधा रास्ता उसने पैदल ही तय किया है। कुछ बैलगाड़ी से और कुछ ट्रक में बैठकर पार किया है। मुझे बेहद गुस्सा आया। जब गांव तक गाड़ी जाती है तो इस उठापटक की क्या ज़रूरत थी? पैसों का ज़रूर गोलमाल हुआ है, चाहे वह गोपी किशन ने किया हो या बदामी के बाप ने। और अब उसकी तह में जाने का कोई मतलब नहीं था। अपना गुस्सा उस पर उतारते हुए मैंने कहा, और ऐसी सिकड़ी हुई सी क्यों खड़ी है? ठंड लग रही है तो स्वेटर नहीं पहन सकती? सूटर हम उतई भूल आए हैं। चौकीदार उसी समय दूध लेकर आया था। फुसफुसा कर बोला, गप दे रही है, आप जानो खुद ही रखाई होगी, कपड़े भी रखाई होगी। अब देखिएगा
मेम साहब ऐसी गुस्साएंगी। यहाँ 4 भले लोगों के बीच उठना बैठना होता है, कपड़े चाहिए कि नहीं, पर ससुर सब धर लेते हैं। मैंने कनखियों से देखा। बदामी ने शायद सब सुन लिया था, पर वह निर्विकार भाव से चित्रहार देखती रही। मुझे ना तो आजकल के गाने याद रहते हैं, न नए हीरो हीरोइन की पहचान में आते हैं। बदामी ही मेरा ज्ञान वर्धन करती थी, पर आज वह एकदम चुप बनी हुई थी। चित्रहार समाप्त होते ही वह उठ गई। रात के सीरियल देखकर जब मैं कमरे में लौटी, उस समय बदामी अपने बिस्तर में दुबकी हुई थी। मैंने बत्ती जलाई तो उसकी आंखें मिचमिचाई, मतलब वह अब भी जाग रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। शामली बताती थी कि घर से लौटने के बाद हॉस्टल में पहली रात तो जाग कर ही बीतती थी। नींद आने का सवाल ही नहीं होता था। सबके पास कहने के लिए इतना कुछ होता था। बदामी का मन भी इस समय घर की यादों से लबालब भरा होगा। उसे हल्का करने की गरज से मैंने कहा, और सुनाओ बदामी, छुट्टियां कैसी बीती? तुम तो कुछ बताती ही नहीं। का सुनाए अम्मा जी, उसने बेजारी से कहा। उठे का धरो है जो बताएं। और वह करवट बदल कर सो गई। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।